हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक वीडियो डे एग्जाम के लिए फ्री कोर्स लाएंगे आप लोगों के लिए। तो इसमें आज दूसरी क्लास है, पॉलिटी शुरू की थी। पहले हम उद्देशिका पढ़ चुके हैं, प्रेम्बल पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को हमने पहले पटवारी के लिए फ्री कोर्स कराया था, जिसमें खासकर जीएस, रीजनिंग और हिंदी ही करा पाए थे। तो जीएस में काफी लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है तो देखा होगा कि जो पटवारी का पिछला पेपर हुआ था जो लीक हो गया, तो उसमें 70% के करीब हमारे ही क्लासेस से आप लोगों को मिल गया था। बहुत ज्यादा क्लास नहीं थी क्योंकि हमें 1.5 महीने करीब मिला था इसमें पढ़ाने के लिए। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पटवारी का री एग्जाम है, ये अभी वीडियो है, और इसके अलावा जो कनिष्ठ सहायक है या फॉरेस्ट गार्ड, सभी एग्जाम्स के लिए हम ये जीएस कंप्लीट ला रहे हैं। तो आप लोग अगर इसे देखेंगे तो बिल्कुल बेनिफिट होगा आप लोगों को और बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल क्लियर करेंगे और जो जितना भी सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। और एक चीज और, काफी लोग जो कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि थोड़ा कम पढ़ाया है। देखिए, जितना भी वनडे एग्जाम है हम केवल उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। अगर पीसीएस का जैसे लेवल रहता है वो इससे थोड़ा सा हाई रहता है, उसका अलग बैच चलता है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, देखिए आज पढ़ते हैं नागरिकता। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है। तो नागरिकता का जो उल्लेख है संविधान के भाग 2 में है। ठीक है, नागरिकता का उल्लेख कहा, संविधान के भाग 2 में। ये याद करना आपको, साथ साथ अभी मैं जो भी जरूरी है वो आप लोगों को याद करवाता चलूंगा। अब सवाल यह है कि संविधान के भाग 2 में है तो कौन अनुच्छेद कितने हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, अनुच्छेद कितना है 5 से, ये आप नोट करते चलना साथ साथ, 5 से 11 तक। तो यानी कि भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका उल्लेख है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो क्या क्या इसके बारे में उल्लेख है वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें बाद में देखेंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज और है कि भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। ठीक है, या एकल नागरिकता, इसके बारे में अभी बताता हूं मैं। एकल नागरिकता यानी कि एक ही नागरिकता अपनाई गई है, एकल नागरिकता। इसका मतलब ये होगा कि जैसे भारत में अलग अलग राज्य हैं जितने, तो राज्यों की और भारत सरकार की यानी कि केंद्र सरकार की एक ही नागरिकता होगी। अमेरिका की तरह नहीं जहां 2 नागरिकता या दोहरी नागरिकता होती है, इंडिया में केवल एक नागरिकता है। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि एकल नागरिकता प्रावधान कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो ध्यान रखना, तो भारत में कैसी है, एकल नागरिकता यानी कि एक ही नागरिकता, याद रहेगा। भाग 2 अनुच्छेद कितने, 5 से 11 तक। और भारत में कैसी नागरिकता है, केवल एकल नागरिकता है। अब देखो 5 से 11 है, तो ये भारत सरकार अगर कोई भी नागरिकता के संबंध में कानून बनाएगी तो वो उसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 11 में। यानी कि अनुच्छेद 11 भारत सरकार को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान देती है। तो अनुच्छेद 11 का ही प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने एक बनाया था, ये जो अभी तक लागू है, नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये आप नोट करते हुए चलना। अधिनियम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये अधिनियम 1955। ये मैं अधि लिख दिया, अधिनियम आप अपने से लिख लेना, अधिनियम 1955। ये किसमें इसे जो पावर मिलती है भारत सरकार को, ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 11। ठीक है, अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत सरकार एक नागरिकता अधिनियम बना सकती है, कुछ भी बना सकती है। ठीक है, तो उसमें भारत सरकार ने 1955 में बनाया था एक नागरिकता अधिनियम। देखिए, इसमें सबसे पहला जो परिवर्तन हुआ था 1986 में हुआ था, और जो अभी जो लेटेस्ट है वो 2019 में हुआ है। समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। हम केवल इतना करेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ये जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार बताता है। कौन कौन से प्रकार है वो देख लेते हैं। यहाँ सबसे जो पहला प्रकार है यहाँ, ये है जन्म से। तो पहला जो प्रकार है वो जन्म से है, इंग्लिश में लिखोगे तो बाय बर्थ होगा। ठीक है, तो बाय बर्थ है, जन्म से आप नागरिकता ले सकते हैं। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो तो आप भारत के नागरिक हैं। और बाकी इसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं, जैसे जो राजदूत होते हैं उनके बच्चे होंगे, या कोई ऐसा क्षेत्र हो जो बाहर चला गया हो, तो वो उनके बारे में अलग है, तो मैं बताऊंगा आगे। तो पहले ये देख लेते हैं, फिर एक एक करके इन्हें करते हैं, मैं शॉर्ट में कर लेंगे इसमें। ठीक है, जन्म से मिलेगा। तो अगली जो नागरिकता मिलेगी यहाँ वंश परंपरा से, वंश परंपरा है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वंश परंपरा 5 प्रकार लिख लो। वंश परंपरा, बाय डिसेंट कहेंगे इसे, बाय डिसेंट इंग्लिश में, बाय डिसेंट।
तो बाय डिसेंट से वंश परंपरा से मिल सकती है अगली नागरिकता। तो इसके बाद जो और है, जो तीसरे प्रकार है, वो रहता है पंजीकरण से। आप भारत में रह रहे हो या भारत की नागरिकता लेनी हो तो आप एक निश्चित समय में, अब तो 5 साल है, 5 साल तक रह रहे हो और उसके बाद तुम यहाँ पंजीकरण कर सकते हो, पंजीकरण के द्वारा ले सकते हो। तो क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन ले सकते हैं, अभी करेंगे आगे इसमें, ठीक है। पंजीकरण, तो यहाँ पंजीकरण से लिखोगे, यहाँ वंश परंपरा से लिखोगे, और बाई यहाँ लिखोगे रजिस्ट्रेशन, बाई रजिस्ट्रेशन। तो वंश, ये पंजीकरण से आप नागरिकता ले सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब जो अगला है देशीयकरण, देशीयकरण से, तो देशीयकरण को बाय नेचुरलाइजेशन करोगे, क्योंकि जगह कम है, मैं इंग्लिश में लिख नहीं पाऊंगा, इंग्लिश वाले यहां कर लेंगे बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद अगला, भूमि के अर्जन द्वारा, भूमि के अर्जन, यानी कि कहीं से भूमि भारत के पास आई तो वहां के जो नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक होंगे, ये ध्यान रखोगे आप। इसके भूमि के अर्जन द्वारा हो सकता है। अब इसमें एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम करते हैं अभी। तो आपको क्या करना है कि ये थोड़ा सा नोट करते हुए ऐसे ही चलना है, और ये वाली चीज सारे रख लेने हैं। नागरिकता कितने, 5 प्रकार से, ये पांचों के पांचों याद रखने हैं। इसके अलावा भारत में अभी जो नागरिकता का प्रावधान किसमें है, नागरिकता अधिनियम 1955 में, उसके ही द्वारा आपको नागरिकता वर्तमान में भी मिल रही है, जब तक कोई नया अधिनियम नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब जन्म से कर लेते हैं, इसे एक एक करके डिटेल से समझ लेते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, तो इसमें एक नागरिकता के संबंध में एक वीडियो और बनानी पड़ेगी। देखिए, अगर कोई जन्म से नागरिकता ले रहा हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है, ये रहना चाहिए। पहला तो ये है जन्म से, उसका जो जन्म है 26 जनवरी 1950, या तो 1950 को या बाद में, 50 को या बाद में हुआ हो, ठीक है। या तो 1950 को हुआ हो या वो बाद में हुआ उसका जन्म, तो वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। लेकिन इसमें क्या किया गया, देखो जन्म से के इसमें कुछ अपवाद है, कौन कौन ही नागरिकता ले सकते हैं जन्म से। एक तो जो राजनयिक होते हैं, यानी कि राजदूत जो होते हैं, उनके बच्चे होंगे, वो नहीं ले सकते। राजदूतों के बच्चे, ठीक है, राजनयिकों के बच्चे होंगे जो, वो नहीं नागरिकता ले सकते, इसमें इन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी जन्म से। इसके बाद जो अगले रहते हैं, अगर कोई भारतीय क्षेत्र कोई विदेशी ने, किसी और ने कब्जा कर लिया, जैसे भारत का जो पीओके है, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ, तो वहां के नागरिक भारत, वहां के लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो ऐसा क्षेत्र हो, क्षेत्र जिस पर किसी अन्य का कब्जा हो, ऐसा क्षेत्र जिस पर किसी अन्य का कब्जा हो, ठीक है, यानी कि जिस पर किसी अन्य का, यानी कि शत्रु का कब्जा हो, जिस पर, शत्रु लिख लो यहां, ठीक है, जिस पर शत्रु का कब्जा हो, तो वहां के जो नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक, वहां के जो लोग होंगे वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। देखिए, इस प्रावधान का बहुत ज्यादा गड़बड़ किया गया था, बहुत सारे लोग इसका मिसयूज कर रहे थे और बाहरी लोग भारत में आगे बसने लगे थे। तो 1986 में एक संशोधन किया गया था इसमें, 1986 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया था। अब ये कर दिया गया था कि अगर कोई जन्म से नागरिकता लेना चाहता हो तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। माता या पिता, कोई एक भारत का नागरिक, ठीक है, कोई एक भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, ठीक है। ये प्रावधान इसमें किया गया था और इसे आप ध्यान रखोगे। आप लोगों को मैंने बताया था कि पिछले वाला आपको ध्यान रखना है, जहां नोट किया होगा तो उसमें एक बार और रिवाइज कर लो। किसमें है, भाग 2 में है, अनुच्छेद कितने हैं, 5 से 11 में है। भारत में कैसी व्यवस्था है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और इसके अलावा भारत में जो अधिनियम है फिलहाल, नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है, उसी में ही संशोधन करके अब तक जो भी प्रावधान किए जा रहे हैं उसी से ही किए जा रहे हैं, ठीक। तो ये आप करोगे। अब देखते हैं वंश परंपरा से। वंश परंपरा जो हमने अभी लिखी थी, इंग्लिश वाले चाहे वहीं से लिख लेना, बार बार लिख नहीं पाऊंगा, बोर्ड छोटा है। वंश परंपरा, हाँ, वंश परंपरा से आप कैसे करोगे, तो वंश परंपरा में कैसे है तो ये देख लेते हैं अभी। तो यहां देख लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका जन्म अब 26 जनवरी या 1950 को किसी अन्य देश में हुआ हो। 26 जनवरी
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा, 1950 को किसी अन्य देश में हो, किसी अन्य देश में जन्म हो, ठीक है, किसी अन्य देश में उसका जन्म हुआ हो और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता हो, तो भारत की नागरिकता तभी ले सकते हैं कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। ये इसका कोई व्यक्ति है एक 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद उसका जन्म किसी और देश में हुआ हो, ठीक है। क्या रखोगे, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद उसका जन्म हुआ हो किसी और देश में और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता हो, तभी मिल सकती है कि इसके माता पिता में से कोई एक, माता या पिता में से कोई एक नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो तभी जन्म से ले सकता है। अब 3 दिसंबर 2004 से एक प्रावधान कर दिया गया कि अब उसे 1 वर्ष के भीतर ये पंजीकरण जरूरी है। कब से, 3 दिसंबर 2004 से ये प्रावधान किया गया कि उसे पंजीकरण कराना जरूरी है 1 वर्ष के अंदर, ठीक है। क्या होना चाहिए, उसका पंजीकरण होना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रहेगा ये। अब आगे चलते हैं इसमें अगला, ठीक है, ये तो वंश परंपरा हो गया 3 दिसंबर 1904 को, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें वंश परंपरा से, ठीक है। तो अगला है इसमें पंजीकरण द्वारा। कोई भी व्यक्ति अगर कोई विदेशी है या कोई भी बाहरी है तो वो पंजीकरण से भारत में नागरिकता ले सकता है। उसके लिए प्रावधान क्या है, देखिए, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है केवल इतना करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल से इसमें नहीं करेंगे। एक तो यही है कि अगर वो पंजीकरण कर रहा तो आवेदन से पहले 5 वर्ष भारत में रह रहा हो। पहले 6 माह अवधि थी लेकिन बढ़ा के क्या कर दी, 5 वर्ष से रहता हो, ठीक है, 5 वर्ष से वो भारत में रहता हो। तो ये जरूरी है कि अगर कोई पंजीकरण कराना चाह रहा है इसमें। एक चीज और है इसमें, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दूसरा, जन्म तो उसका भारत में हुआ हो, जन्म भारत में, जन्म हो इसका कहां, भारत में, और निवास कहां हो इसका, अभी ये रहता कहीं और हो, वर्तमान में कहां रहता हो, रहता कहीं या रहता है कहां, विदेश में। तो क्या होगा, 1, तो रहता कहां हो, विदेश में रहता हो, तो ये आप लोग इससे कर सकते हो। अब पंजीकरण से और एक और चीज है तीसरी, कौन व्यक्ति आ सकता है तीसरा, तो वह आ सकती है ऐसी विदेशी महिला जिसने भारतीय पुरुष से शादी की हो। तो महिला, ठीक है, मैं विदेशी लिख रहा हूं, विदेशी महिला भारतीय पुरुष, यहां कोमा लगा, भारतीय पुरुष से शादी की हो। तो जिसने भी अगर शादी की होगी तो क्या कर सकता है कि वो पंजीकरण द्वारा वो महिला यहां रह सकती है। और इसके अलावा जो होगा इसमें, जो भारतीय नागरिक है उनके अल्पवयस्क बच्चे भी आ सकते हैं। तो भारतीय नागरिकों के, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ, भारतीय नागरिक, आप पूरा लिखना, ये भारतीय नागरिक है, इनके अल्पवयस्क बच्चे, ठीक है, अल्पवयस्क इनके बच्चे होने चाहिए। तो ये भी रजिस्ट्रेशन द्वारा ले सकते हैं इसमें, ठीक है। अब एक चीज और है इसमें कि राष्ट्रमंडल, जितना भी राष्ट्रमंडल के बारे में मैंने पढ़ाया था, कुछ ने जिन्होंने नहीं पढ़ा तो एक नई वीडियो आएगी उसके बारे में पढ़ लेंगे। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे लोग जो भारत में या तो रह रहे हो या फिर यहाँ वो कोई नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, ठीक है, यहाँ वो काम कर रहे हो, तो इसमें केवल राष्ट्रमंडल के लोग लिख दो, ठीक है, राष्ट्रमंडल के लोग। ये आप थोड़ा सा ध्यान से करना है, इसमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत है भी नहीं, आप आराम से इसे तैयार कर सकते हैं। बाकी शुरू का जरूर याद रखना। तो पंजीकरण से कितने होते हैं, 5 प्रकार के। ऐसा व्यक्ति, कोई भी नया व्यक्ति जो अगर यहाँ की नागरिकता लेना चाह रहा हो, 5 वर्ष से कम भारत में रह रहा हो, ठीक है, और वो पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। तो फिर दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म तो भारत में हुआ और रहता वर्तमान में रहता कहीं और हो, ठीक है, नागरिकता उसमें वहां की, वो पंजीकरण से ले सकता है। तीसरा ये विदेशी महिला जिसने भारतीय पुरुष से शादी कर ली हो तो पंजीकरण से रख सकती हैं। इसके अलावा भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे आएंगे, या फिर राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में नौकरी करते हो, ठीक है, इसमें आएगा। अब आता है देशीयकरण द्वारा। अगला कौन आया है, देशीयकरण द्वारा।
तो मैंने बताया था देशीकरण द्वारा, देशीयकरण बाय नेचुरलाइजेशन। तो इंग्लिश में मैंने पहले ही बताया था, आप उधर से लिख लेना। देशीकरण द्वारा कौन कौन ले सकते हैं इसमें, वो देख लेते हैं। देखो, ऐसा व्यक्ति देशीकरण द्वारा रह सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने देश की नागरिकता छोड़ चुका हो, अपने देश की नागरिकता छोड़ चुका हो। ठीक है, एक तो ये शर्त है इसकी, छोड़ चुका हो अगर कोई देशीकरण से आना चाहता है। दूसरे इसकी शर्त क्या है कि वो कम से कम 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। इसमें 5 वर्ष तो वो जोड़ देंगे, 2 वर्ष अन्य जुड़ते हैं इसमें। 7 वर्ष से भारत में रहता हो, भारत में रहता हो। ठीक है, 7 वर्ष से भारत में क्या हो, रहता हो। अब तीसरा इसका प्रावधान यह है इसमें कि वो भारतीय संविधान में उल्लेखित किसी एक भाषा का जानता हो। जो भारतीय संविधान में, यानी कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, संविधान की किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो। ठीक है, किसी एक भाषा का उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो देशीकरण द्वारा यहां आ सकता है। तो देशीकरण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, ये चौथा प्रकार था। 5वां प्रकार देखते हैं इसमें, भूमि के अर्जन द्वारा कैसे आता है। भूमि के अर्जन द्वारा, ठीक है, कैसे होगा भूमि के अर्जन द्वारा। मान लो कोई ऐसे भूमि का टुकड़ा जो आके भारत में मिल जाए, या कहीं से, जैसे अभी बांग्लादेश के साथ जो समझौता हुआ था, वहां का जो हिस्सा भारत में आएगा तो वहां के नागरिक ऑटोमेटिक भारत के नागरिक होंगे। तो ऐसा भूमि का ऐसा हिस्सा, भूमि का वह भाग जो भारत में मिल जाए, किसी भी तरीके से मिल सकता है, आ सकता है, भारत कहीं से एक्वायर कर ले, किसी को मिल जाए, वहां के नागरिक जो नागरिक भारत के नागरिक होंगे, वहां के नागरिक क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तो 5 प्रकार मैंने आप लोगों को बताए हैं, 5 प्रकार आप ध्यान रखोगे, और ये प्रावधान जितने हैं ये मैंने बहुत शॉर्ट में मोटे मोटे बताए हैं, तो इतने आप याद रखोगे तो आपका हो जाएगा। अब देखते हैं नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है इसमें। ठीक, आज इसकी वीडियो एक और बनेगी, ये वीडियो थोड़ी लंबी है, उसके बाद अगली भी वीडियो बनेगी इसमें। नागरिकता कैसे कैसे समाप्त हो सकती है वो देख लेते हैं। एक हेडिंग यहां लिख लो, नागरिकता का अंत। ठीक है, नागरिकता का अंत कैसे कैसे हो सकता है। नागरिकता का अंत इसमें 3 प्रकार से हो सकता है। एक, ठीक है, विदेश की नागरिकता लेने के कारण, अगर कोई विदेश की नागरिकता ले लेगा तो क्या हो जाएगा, नागरिक नहीं रहेगा। अन्य, यहां लिखोगे अन्य देश का नागरिक बनने पर, अगर कोई अन्य देश की नागरिकता ले लेगा तो भारत का नागरिक नहीं होगा। दूसरा प्रावधान क्या है, नागरिकता छोड़ने पर। तो नागरिकता क्या है, छोड़ने पर, नागरिकता छोड़ने पर अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ देगा तो भारत की नागरिकता नहीं रहेगा। और दूसरा है सरकार द्वारा वंचित करने पर। तीसरा, वंचित करने पर, तो सरकार वंचित कर देगी, तो वंचित करने पर, तो अगर कोई सरकार वंचित करती है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। देखो, वंचित 2-3 प्रकार से होता है ये। पहला तो इसमें जो होगा 3 प्रकार का, संविधान के प्रति अनिष्ठा, यानी कि वो कहे कि मैं संविधान नहीं मानता, तो इसका मतलब वो भारत का नागरिक नहीं होगा, कहीं और जाके रह लो। ठीक है, अब इसमें अगला है ये यहाँ शत्रु, ये युद्ध के समय अगर वो शत्रु की सहायता करता है, शत्रु की मदद करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, भारत का नागरिक नहीं होगा। युद्ध के समय शत्रु की सहायता, अगर वो युद्ध के समय शत्रु की सहायता करता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा यह है कि गलत तरीके से प्राप्त नागरिकता, अगर कोई गलत तरीके से प्राप्त कर लेगा तो इसका मतलब वो भारत का नागरिक नहीं होगा, गलत तरीके से प्राप्त नागरिकता। तो ये अगर वो गलत तरीके से प्राप्त कर लेगा, एक बार नागरिकता ले ली और बाद में पता लग गया तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी।
तो ये इतना है नागरिकता के संबंध में, आप याद रखोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तो नागरिकता के जितने प्रावधान किए गए हैं और इसके बाद देखेंगे कि उसमें दोहरी नागरिकता कैसी होती है, जैसे ओसीआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है, ये सारी चीज उसमें हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये इतना समझ में आया होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कंप्लीट कोर्स कराएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये वीडियो शेयर करना है, दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, अगर कुछ पूछने हो तो दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।